कैसे बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड सेशन करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को आइडिया हो जाए कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 24, 23 हमने कर लिया है, 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं वो हमने नोट कर रखा है। कहता है कि 2 men on the either side of a cliff, 75 meter high, observe the angle of elevation of the top of the cliff to be 30 degree and 60 degree। एक क्लिफ है, हमने लेट कर लिया कि एक क्लिफ सीएल है, तो इसके बोथ साइड में, आइदर साइड का हमने बोथ साइड में 2 men हैं, हमने men को लेट कर लिया m और n है, ठीक है, 2 आदमी हैं, एक तरफ m है और दूसरी तरफ n है, ठीक है। या समझ लो कि ग्राउंड लेवल पे 2 पॉइंट हैं m और n। यहां से एक आदमी ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है c का, और यहां से एक दूसरा पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। और क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 men। हमको m और n के बीच की डिस्टेंस पता करना है। तो जो हमने लेट किया वो हमने नोट कर लिया है। लेट CL be 75 मीटर हाई क्लिफ, m and n are position। क्या बेटा? m and n are position of men on the ground according to question CML। CML equal to 30 degree and क्या बेटा? CNL एंगल CNL equal to 60 डिग्री, ठीक है। हमको mm पता करना है, तो क्या लिखें? एक बार हम डायरेक्ट एंगल ले लेते हैं। कौन सा? CLM। नाउ इन ट्रायंगल CLM, ठीक है बेटा। CLM में tan 30 लिख लेते हैं ना बेटा, tan 30 डिग्री इक्वल टू CL अपॉन ML, CL अपॉन ML, ठीक है। tan 30 वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 अपॉन √3 इक्वल टू CL कितना है? 75 अपॉन ML। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ML इक्वल टू कितना आ गया? 75 √3। एक तो चीज आ गई आपको, ML आ गई, LN और पता कर ले, फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको डिस्टेंस आ जाएगी m और n के बीच की। नाउ दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? CLM। tan 60 ना बेटा, tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या बेटा? CL अपॉन LN। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इक्वल टू CL है हमारा 75 और LN है, पता करना है LN, ठीक है। तो LN यहां ले आते हैं, LN इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 75 अपॉन √3, ठीक है। तो कैसे करें? LN इक्वल टू √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, रैशनलाइज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 75 √3 अपॉन 3 है, ये 25 आ जाएगा। तो LN इक्वल टू 25 √3, ठीक है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 men। नाउ या 10 क्या था? 10 डिस्टेंस बिटवीन 2 men। क्या होता? MN इक्वल टू ML प्लस LM इक्वल टू ML आपने बताया 75 √3 और ये बताया 25 √3। वेरी गुड। तो ये कितना आ गया? 100 √3, ठीक है। आंसर यहाँ छोड़ सकते, लेकिन 100 तो अच्छा है, तो 100 √3 क्या हो जाएगा? इक्वल टू 100 इंटू 1.732 भी लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू
2 डिजिट उधर खिसका लेते हैं, 173.2 मीटर। वेरी गुड, यही आपका आंसर आ गया। ठीक बेटा, तो आपने क्या कर लिया, आपने वो क्वेश्चन कर लिया, एक बड़ा सा क्वेश्चन कर लिया जो 2022 में आया था। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बस फिगर इमेजिन करना आ जाए तो आपको कोई रोक नहीं सकता बेटा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने से बस आपको वो ट्रिक आ जाए, वो तरीका आ जाए कि क्वेश्चंस को कैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ठीक है, कहती है फ्रॉम अ पॉइंट अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बैंक्स अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। अब इसमें एज्यूम ये करना पड़ेगा कि रिवर ऐसे ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे ऊपर थोड़ी जा रही है। हम प्लेन पे कैसे मेंशन करें, ऐसे मेंशन करिए। ठीक है, एक रिवर बैंक ये, एक रिवर बैंक ये, और उसी के बीच में ऐसे रिवर बह रही, अब बीच में एक पुल खड़ा, ऐसे इमेजिन करना है। तो इस चीज को जो बेटा ये रिवर ऐसे ऐसे है और पुल ऐसे है बीच में, इसको प्रेजेंट करने के लिए तरीका हमारे पास केवल इतना है बेटा कि हम रिवर की बैंक को ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरीके से प्रेजेंट कर लें, और जो ब्रिज है ब्रिज को एक वर्टिकल लाइन से मेंशन कर लें। बस ये ऐसे ही है बेटा ये रिवर ऐसे से बह रही है, उसके बीच में पुल है बेटा। तो कैसे करें, कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है क्या बेटा, जो ये एंगल है डिप्रेशन तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है टॉप में। ठीक है, ये जो एंगल है ये कितना है 30 डिग्री, और फिगर भी आना चाहिए बेटा, डायरेक्ट नीचे ना बना देना, कहीं गलत होने के भी चांस है, और एग्जामिनर की नॉलेज में आपकी इमेज अच्छी नहीं बनेगी। और इसको देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है इस पॉइंट का 45 डिग्री। ये क्वेश्चन तो लगभग वैसे ही बन गया बेटा जो क्लिफ वाला क्वेश्चन था, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था। इफ द ब्रिज एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। देखो बेटा पैटर्न रिपीट हुआ कि नहीं रिपीट हुआ, क्या बाबू सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है जो इससे पहले आपने किया था 22 में, वही 22 का क्वेश्चन ये भी है और सेम पैटर्न का है। देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, बस वही पुरानी बात, वहां डिस्टेंस बिटवीन टू मेन था, यहाँ डिस्टेंस बिटवीन बैंक्स है। ठीक है, रिवर के जो दोनों किनारे हैं उनकी बीच की डिस्टेंस पता करनी। तो रिवर है ना बेटा, तो आर और एस मान लेते हैं बैंक ऑफ रिवर है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से मेंशन करेंगे बेटा। ठीक है, अब कोई सोचेगा इसमें रिवर और ब्रिज कैसे बनाए, ऐसा नहीं बेटा है, आप क्वेश्चंस का मर्म समझो। ठीक है, हमको हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही मेंशन करना है, क्या रिवर का जो बैंक है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे मेंशन करना है, और जो ब्रिज है वो वर्टिकल मेंशन करना है, बस इतनी सी बात है। ये बेटा 30 डिग्री है तो ये भी बेटा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और आर एस इसको मान लिया, ब्रिज को क्या मान लोगे, ए और बी ब्रिज मान लोगे। बस जो आपने फिगर बनाया इसको लिखना भी जरूरी है, क्यों, बड़ा क्वेश्चन है, और लिख लोगे तो एक सीक्वेंस बन जाता है कि आपने कैसे गिवन क्वेश्चन को का प्रॉपर सॉल्यूशन किया है। ठीक है, तो अब क्या लिखें बेटा, क्या लिखते हैं, लेट ए बी ब्रिज and R S R
points on bank ठीक है, बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पे डाल दो कि क्वेश्चन में दे रखा है, या क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या होता है, ARB एंगल ARB इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ASB इक्वल टू 45 डिग्री। हमको क्या पता करना है, RS पता करना है। तो वही पुरानी बात, RB पता कर लेते हैं, BS पता कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर लेंगे। तो नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, ARB tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन RB, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और AB 8 मीटर है, ठीक है। और RB हम पता कर लेते हैं यहाँ से बेटा, ठीक है। tan 30 है ना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, RB इक्वल टू 8√3, कितना हो गया बेटा, 8√3। एक इक्वेशन ये बन गई। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा लोगे बेटा, ASB, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ASB, ठीक है, ASB क्या हो जाएगा बेटा, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या बेटा, 8/BS, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 इक्वल टू 8/BS। 1 को आप 1/1 भी ले सकते हो, ठीक है। तो BS इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है। 10 क्वेश्चन के हिसाब से सेट कर दो बेटा, जो पूछ रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ, नहीं क्या पूछ रहा था, ये ना, इफ द एवरेज देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। 10 विड्थ, क्या होता, width of the river equal to RS equal to RB plus BS equal to, ये कितना आया था, 8√3 प्लस 8 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1, ये कितना रहेगा, 8 इंटू 1.732 प्लस 1.000, ठीक है। ये हो जाएगा 8 इंटू 2.732, ठीक है। ये 8 16 के 6 आता है 1, 8 24 1 25 के 5 आता है 2, 8 7 56 2 58 के 8 आता है 5, 8 16 5 21, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ से जाएगा, 1 2 3 डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग गया, बस इतना मीटर आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया बेटा, यही आपका आंसर हो गया। तो देखो, देखाते हैं इससे पहले, और ये दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, सेम फिगर है बेटा, ठीक है। तो इसलिए PYQs करना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस पैटर्न पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने कर लिया, 15 भी नोट कर लेते हैं। 15 आंसर 15, क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्यू ऑफ वर्टिकल टावर PQ from a point on X on the ground is 60 डिग्री। यहां तक कर लो बेटा पहले, कहता द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q, Q पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर PQ from a point X
ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब समझो बेटा, क्या गिवन है कि कोई वर्टिकल टावर PQ है। क्या है? वर्टिकल टावर PQ है और ग्राउंड लेवल पे कोई पॉइंट X है। ठीक है, कोई पॉइंट क्या बेटा X है। तो X से जो ये PQ है ना बेटा, PQ जो पॉइंट Q का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बेटा? 60 डिग्री। अब यहां से पहले समझ लेते हैं, ठीक है? क्या है, क्या कह रहा है बेटा? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ Q, ये PQ है टावर, उसका जो टॉप Q है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन X से 60 डिग्री है, यही दे रखा है। PQ from a point on X, the ground is 60 degree. From a point Y, 40 meter vertically above X. अब देखो क्या कह रहा है कि X से 40 मीटर above, वर्टिकली above कोई पॉइंट बेटा Y है। ये कितना बेटा? ये डिस्टेंस 40 मीटर है। ठीक है, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बेटा? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q टावर इज 45 डिग्री। बस ये है फिगर बेटा। ठीक है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ना भाई, ये भी तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन से लोगे, ये एंगल 45 है। बात सुन पाए? क्वेश्चन ये कहता है कि ग्राउंड लेवल पे कोई पॉइंट X है, उससे कोई टावर PQ के टॉप पॉइंट जो Q है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। बात समझना है? Q पॉइंट है किसका? टॉप है किसका? टावर का। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड लेवल पे पॉइंट X है, X से 60 डिग्री है, और X से वर्टिकली अबव कोई पॉइंट Y है। क्या बेटा? कोई पॉइंट Y है, Y का से ये पॉइंट Y है बेटा, ये पॉइंट क्या है? Y से यदि हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। ठीक है, और ये क्या बेटा? 40 मीटर अबव है, X से Y जो है 40 मीटर अबव है। कहने का मतलब ये कि YX एक वर्टिकल लाइन है, YX एक वर्टिकल लाइन है। कहां से? ग्राउंड लेवल से जो 40 मीटर है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। बस इतनी सी बात है। पता क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको PQ पता करना है। क्या पता करना है? PQ। तो पता कर लेंगे, पहले मेन जो हमने बनाया है वो हम लिख लेते हैं। अब देखो ये सब पॉइंट्स तो क्वेश्चन में दे रखे थे, ठीक है, ये सब पॉइंट क्वेश्चन में दे रखे थे, तो ये इसमें हमको लेट करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज और लेट कर लेते हैं कि लेट ये XP है ना, Y से एक हमको पैरेलल लाइन ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखें? पहले इसको बता देते हैं कि ये क्वेश्चन फिगर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिगर एज एवर। ठीक है, ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन from Y as YZ पैरेलल टू XP। बस बाकी तो चीज उसने दे ही रखा था, ये भी नाम दे रखा है, ये भी नाम दे रखा है, ये डिस्टेंस भी दे रखा है 40 मीटर, तो हम अलग से लेट करने की हमको यहाँ जरूरत नहीं है। बस तो सिंस YZ पैरेलल टू क्या बेटा? XP, therefore YX या XY with distance XY equal to ZP। बस
ये भी आपको 40 हो गया। हाँ? तो आपको क्या निकालना है, आपको ZQ निकालना है। क्या निकालना है, ZQ। तो इसमें दो इक्वेशन बनेगी, एक 45 डिग्री के हिसाब से बनेगा और एक बनेगा बेटा 60 डिग्री के हिसाब से। तो हम बना लेते हैं, क्यों? क्यों बेटा? नाउ कौन सा ले लें, पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल QPX, नाउ फ्रॉम कौन सा ट्रायंगल, QPX, QPX, ठीक है। क्या लिखे हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 अलग अलग लिख लें क्या, QZ प्लस 40 है। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर QZ प्लस ZP। ZP कितना है, 40 है, और अपान XP। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और QZ हमको निकालना ही 40 अपान PX, ठीक है। अब PX उठा करके यहां ले आते हैं, √3 वहां चला जाएगा, RPX इक्वल टू QZ प्लस 40 अपान √3। क्यों भैया, है √3 यहां गया, ठीक है, और PX यहां चला गया, तो कितना हो गया, QZ प्लस 40 अपान √3। इसको यहीं छोड़ देते हैं, और अब छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल QZY। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा बेटा, QZY, QZY, ठीक है। tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना बेटा, QZ अपान YZ। और जो YZ है ना, tan 45 तो हमारा बेटा 1 है, और QZ हमको निकालना है, ठीक है। और जो YZ है ना, YZ वो XP की इक्वल हो जाएगा, तो हम यहाँ XP लिख लेते हैं एक लाइन में। अगली बार XP की हम वैल्यू लिख लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, XP इक्वल टू QZ, ठीक है। अब XP की जगह हम ये लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू, मान लो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है बेटा। XP क्या है या PX क्या है, हमको क्या लिखना है, QZ प्लस 40 अपान √3 इक्वल टू QZ। क्या हो रहा है भाई, क्या हो गया, QZ, ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई कर लो, RQZ प्लस 40 इक्वल टू √3 QZ। बात सुन पा रहे हो, हैं? 40 इधर बना दे देते हैं, और QZ उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, √3 QZ माइनस QZ, ठीक है। और 40 इक्वल टू QZ कॉमन लिया, यहाँ क्या होता है, √3 माइनस 1, ठीक है। R 40 इक्वल टू QZ, यहाँ बेटा 1.732 माइनस 1, R 40 इक्वल टू, क्यों इस अपान करना पड़ेगा ना बेटा, इसको इधर लाएंगे तो अपान करना पड़ेगा, तो अब इसको ये वैल्यू न रख करके हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। डिवाइड में दिक्कत होता है, मल्टीप्लाई में दिक्कत नहीं होता है। तो हम क्या करें, इसको इधर ले आते हैं, QZ इधर ले आओ बेटा, तो R 40 अपान QZ पहले लिख लो, अच्छा चलो यहाँ लिखना पड़ेगा ना, QZ लिख लिया ना, अपान √3 माइनस 1, QZ इधर लिख लो, इस तरफ उधर R लगता है, R QZ इक्वल टू 40 अपान √3 माइनस 1,
इनटू रेशनलाइज कर लो यहाँ है √3 + 1 अपान √3 - 1 +1, ठीक है इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, ठीक है इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया आर क्यू जेड इक्वल टू 40 ब्रेकअप में √3 + 1 अपान √3 का स्क्वायर आएगा बेटा 3 और -1 यानी 2 आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा ये 20 हो जाएगा आर क्यू जेड इक्वल टू 20 इंटू ये 1.732 और ये 1 तो हो जाएगा 2.732। देखो ये आसान हो गया थोड़ा बेटा है, ये 0 हटा दो, पॉइंट यहाँ लगा दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से 14, 2 दूनी 4 1 5, 54.64। अब देखो ज्यादातर बच्चे यही आंसर लिख देंगे और बड़ा खुश हो जाएंगे, अरे वाह कद्दू में तीर मार दिया, ठीक है कद्दू में तीर मार दिया, लेकिन ये चीज तो छूट गई ना बेटा। तो हमारा हाइट पूछ रहा है, तो हाइट में हमको PQ लाना है बेटा, तो कहां लिखे बेटा इसको, कौन सा क्वेश्चन हो गया है 14 हो गया ना, 15 कर रहे थे हम यही लिख लेते हैं ना? ठीक है क्या बेटा, तो क्या लिखें 10 फाइंड द हाइट ऑफ टावर, 10 क्या लिखें बेटा 10 हाइट ऑफ टावर, क्या था हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना बेटा QZ प्लस ZP QZ, या पहले लिख लो पूरा हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर है QP, ऐसा लिखो कि बिल्कुल एग्जामिनर को कोई दिक्कत ही ना हो, वो सोच ही ना पावे कि कहां से क्या है, उसको आसान हो जाए बेटा, ज्यादा उसके दिमाग पे जोड़ना पड़े। QZ आपने कैलकुलेट किया 54.64, कितना बेटा 54.64 और ZP कितना था 40, तो ये जाएगा 94.64 मीटर। वेरी गुड, हर स्टेप पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लास्ट में आंसर के समय यूनिट जरूर लिख दो, ठीक है। ये हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। वेरी गुड, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, उस 15 तक रफ कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा, क्यों बेटा हमको स्पेस ढूंढना नहीं है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमने ठीक से नहीं देखा है, लेकिन हमें लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने किया है, ठीक है। इससे पहले वाले में किया है, इसका मतलब हो सकता है वो 2024 में आया हो या 23 में आया हो, ठीक है। हम लोग कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, उस पैटर्न का क्वेश्चन जिस पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। अब देखो 16 क्या कह रहा है कि द स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अब ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे बेटा हाईवे है और कहीं हाईवे की एंड में या हाईवे की कुछ दूरी पे चलने पे एक टावर क्या मिलता है बेटा, लीड्स टू फुट ऑफ टावर, एक टावर मिलता है। देखो फिगर कैसे बनना है बेटा, फिगर क्या बेटा हाईवे को तो हम कैसे मेंशन करेंगे, हाईवे को तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन से मेंशन करना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं हमको याद रखना है, ठीक है। ये हाईवे बेटा ऐसे ऐसे रोड जा रही ऐसे हाईवे का रोड का कोई गुना थोड़ा है, जा रही थी बेचारी, ठीक है। और यहाँ एक कोई टावर है किनारे की तरफ, है बिल्कुल रोड के सामने नहीं होगा टावर, कहीं किनारे की तरफ कोई टावर है, क्या बेटा ये टावर है, ठीक है।
ये सिचुएशन है, ये क्या होगा, ये मान लो हाईवे है, HW कोई हाईवे है, ठीक है, और WT क्या बेटा, WT कोई टावर है, ये सिचुएशन है। कहता है द स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, ठीक है, टावर की फुट की तरफ जा रही है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, कोई आदमी यहां बैठा था। अब देखो बेवकूफी कर रहा है कि नहीं, हम लोग ने काम पढ़ा दिया इसने, बैठा था खुरापात कर रहा होगा। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब ये हाईवे तो बेटा कार वार तो आएंगी, ये कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहा था, तो यहां देखा कोई पॉइंट है एच से पे कोई कार है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ना बेटा, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ये देख लो खुराफात इसकी, ठीक है, हम लोग ये काम था, ठीक है, तो ये 30 बेटा, तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, वो W की तरफ आगे बढ़ रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 10 सेकंड लेटर, 10 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 10 सेकंड है, यहां से यहां तक आने में मान लो उसको 10 सेकंड लगता है, इस पॉइंट को क्या मान लो इस पॉइंट को मान लेते हैं के, तो तब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन जाता है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाएगा ना भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन जाता है 40 नहीं 60 डिग्री, कितना बन जाता है 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन जाता है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन जाता है, ठीक है, ये है ना बेटा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था बेटा, वहां से यहाँ 6 सेकंड था, यहाँ कितना है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम नहीं कहेंगे, यहाँ जो टाइम लग रहा है वो कितना बेटा 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, कितना टाइम बेटा, ये 10 सेकंड, 10 सेकंड को डबल से मेंशन करते हैं बेटा, ये 10 सेकंड है। ये पॉइंट क्या था H, क्या पॉइंट था H, और ये पॉइंट क्या था K। बस हमको KW पूछ रहा है, हमसे क्या जानना चाह रहा है कि यहां से यहां तक आने में कितना सेकंड और लगेगा, हम बता देंगे भाई, बता क्यों नहीं देंगे, ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके, ठीक है। अब देखो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे। अब जो भी मेजरमेंट आएंगे, जो भी कैलकुलेशन आएंगे, मान लो हमको इसको क्या माना था, टावर को, टावर को क्या माना था, पहले कुछ भी माना हो हम W लिख लेते हैं, टावर को TW लिख लेते हैं, ठीक है। यदि हमको TW कैलकुलेट करना है, TW तो भी हमारा सेकंड में आएगा, क्यों, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ये सेकंड में है, एक मेजरमेंट सेकंड है, तो सारे मेजरमेंट हमारे सेकंड में आएंगे, टाइम में आएंगे, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस या हाइट का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में आएगा बेटा, और ये भी सेकंड में आएगा, ठीक है। तो जो हमने यहाँ नोट किया है वही चीज को हम लिख लेते हैं बेटा, क्या लिखें, लेट पहले टावर को लिखो, लेट TW बी अ गिवन टावर, जो टावर है गिवन है वो TW है, ठीक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन मिला दो, ठीक है। ठीक है, H and K are points on the highway, हाईवे पे पॉइंट है, the as angle of depression, angles of depression
30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टली। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब ले लेते हैं, कुछ नहीं पता ना, कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं है। तो हम क्या लिखें, हम पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। क्यों? नाउ हमको के डब्ल्यू पता करना है। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, टी डब्ल्यू के, tan 60 डिग्री इक्वल टू टी डब्ल्यू अपान के डब्ल्यू। ठीक है, और tan 60 वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू टी डब्ल्यू अपान के डब्ल्यू। अब देखो बेटा, हमको क्या करना है, के डब्ल्यू निकालना है। तो टी डब्ल्यू को के डब्ल्यू के फॉर्म का लिख लेते हैं। टी डब्ल्यू इक्वल टू √3 के डब्ल्यू। ठीक है, जहां टी डब्ल्यू आएगा वहां √3 के डब्ल्यू लिख लेंगे। ठीक है, अब लिखें फ्रॉम ट्रायंगल टी डब्ल्यू एच। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल टी डब्ल्यू एच, tan 30 डिग्री इक्वल टू टी डब्ल्यू अपान 10 प्लस के डब्ल्यू। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपान √3 इक्वल टू टी डब्ल्यू अपान 10 प्लस के डब्ल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना बेटा। तो अब टी डब्ल्यू को अलग कर लेते हैं, टी डब्ल्यू बना लेने देते हैं एक तरफ, यहां बना देंगे, इसको सर मल्टीप्लाई कर दिया। टी डब्ल्यू इक्वल टू 10 प्लस के डब्ल्यू अपान √3। बात समझ रहे कि नहीं है? हमको टी डब्ल्यू अलग रखना है, टी डब्ल्यू अलग रख लिया। क्यों? टी डब्ल्यू को हम इक्वेट कर देंगे बाद में, इक्वेशन फर्स्ट में हमने टी डब्ल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ऐसे यहां से भी टी डब्ल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो 10 प्लस के डब्ल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 10 प्लस के डब्ल्यू अपान √3 आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में एलएचएस इक्वल में, तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। नाउ बाय इक्वेटिंग क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, √3 के डब्ल्यू, √3 तो अच्छा होगा बेटा, तो √3 के डब्ल्यू इक्वल टू 10 प्लस के डब्ल्यू अपान √3। वेरी गुड, √3 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो बहुत अच्छा बन गया बेटा। √3 के को √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, माइनस के डब्ल्यू इक्वल टू 10। तो आर √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 आ जाता है। 3 के डब्ल्यू माइनस के डब्ल्यू इक्वल टू 10। आर 2 के डब्ल्यू, ये सेकंड में है बेटा, 2 के डब्ल्यू इक्वल टू 10 सेकंड। देयरफॉर के डब्ल्यू इक्वल टू 5 सेकंड। देखो मैथ्स पढ़ने से, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से क्या फायदा हुआ है कि हमने कैलकुलेट कर लिया क्या कि जो कार है, कार यदि के पे आ गई है तो के के बाद डब्ल्यू तक पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यदि हमारे पास मेजरमेंट मीटर में होता कि एच के की डिस्टेंस इतना मीटर है तो हम पता कर लेते कि के डब्ल्यू के बीच की डिस्टेंस अभी और कितना है। हम ये भी पता कर लेते जो टावर है, टावर की हाइट कितनी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। नोट कर लो बेटा, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, 2022 में आया था।
केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, देखो केस स्टडी में आसान होता है बेटा ये। क्या कह रहा था कि काइट फेस्टिवल, केस स्टडी किसके बारे में, काइट फेस्टिवल के बारे में बताया गया है। एक लाइन लिखी गई है काइट फेस्टिवल के बारे में। क्या कह रहा है कि काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेनी कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। इन इंडिया एवरी ईयर 14 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल काइट डे। बस इतनी सी बात है। और ये क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई खास बात नहीं है। यहां से क्वेश्चन की रिगार्डिंग बात शुरू हो रही। इन फिगर, ये फिगर दे रखा है, देखो कितनी अच्छी बात है। केस स्टडी है, फिगर भी दे रखा है। इन फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू काइट्स, पॉइंट ए एंड बी। कहता है कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे दो काइट्स हैं। फ्रॉम द हैंड ऑफ द मैन, पॉइंट सी, सी पे कोई पर्सन है, उसका हाथ है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री फाउंड हुआ है। और एडी क्या दे रखा है? एडी जो वर्टिकल हाइट है वो 60 मीटर दे रखा है। एडी कितना दे रखा है? एडी 50 मीटर दे रखा है। ये वर्टिकली हाइट एडी 50 मीटर दे रखा है और बी 60 मीटर दे रखा है। बस क्या करा है कि ए और बी पे पॉइंट पे दो काइट हैं, सी पे किसी मैन का, किसी पर्सन का हैंड है, उस हैंड से पतंग ऐसे उड़ा रहा है बेटा। तो एक तरफ जो पॉइंट ए है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, दूसरी तरफ जो पॉइंट बी है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। जो एडी है वर्टिकल हाइट काइट ए की ग्राउंड लेवल से जो वर्टिकल हाइट है वो 50 मीटर है और ग्राउंड लेवल से जो बी की वर्टिकल हाइट है वो 60 मीटर है। क्लियर बेटा? अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या हुई बेटा? एसी हुई। क्यों? स्ट्रिंग क्या हुई? एसी हुई। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड टेकन देम स्ट्रेट है, ठीक है, फॉर पार्ट्स ए एंड बी। मतलब हमको सी ए कैलकुलेट करना है और सी बी कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। वेरी गुड। हमको क्या दे रखा है? इस केस में भी परपेंडिकुलर दे रखा है, इस केस में भी परपेंडिकुलर दे रखा है। और स्ट्रिंग क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब हम बहुत आराम से जानते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा का होता है या कोसेक थीटा का होता है। तो हम साइन थीटा से एसी निकाल लेंगे और साइन थीटा से सीबी निकाल लेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं बेटा। सब गिवन ही है, लेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिगर हम इसी फिगर का यूज कर रहे हैं। अब देखो क्या बेटा, जब हम कॉपी पे कर रहे होंगे तो ये फिगर तो पेपर में बना है, पेपर आप ले आओगे, इसलिए इस फिगर को कॉपी में नोट करना जरूरी है। अब हमारे लिए बेटा यही कॉपी है, यही पेपर है, इसलिए हम इसको ये जूम कर लेते हैं कि ये हमने बनाया है, ठीक है, अपनी कॉपी पे, अपने जो हमारा आंसर शीट है, आंसर नोटबुक पे, आंसर शीट पे हमने ये फिगर बना लिया है, ठीक है। तो अब क्या लिखें? फ्रॉम फिगर, क्या लिखें? फ्रॉम फिगर फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लें? एडीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। क्या था? साइन लेना ना, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या? एडी अपॉन एसी। और ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 30 इक्वल टू होती है 1/2 इक्वल टू एडी। एडी हमको 50 दे रखा है, एडी 50 दे रखा है ना, और एसी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो AC इक्वल टू 100, AC इक्वल टू 2 इंटू 50 और AC इक्वल टू 100 मीटर। तो एक तो आंसर ये आ गया बेटा, कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड फॉर काइट्स A and B एज शोन इन फिगर। तो एक तो आंसर बेटा ये आ जाएगा आपका।
या बाद में लिख लेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आंसर हम बाद में लिखेंगे। फ्रॉम फिगर, फ्रॉम क्या बेटा, फिगर कौन सा फिगर, नहीं सर, फ्रॉम ट्रायंगल, क्या बेटा, फ्रॉम ट्रायंगल BEC, BEC, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल टू, साइन लगाओगे ना बेटा, परपेंडिकुलर और किसमें बेटा, हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बनाना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन बनाना है, तो sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर BE, क्या बेटा, BE अपॉन BC, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2, और BE दे रखा है 60 मीटर, और CE हम निकाल लेते हैं, कि हमने क्या लिखा था, BE अपॉन BC है ना, CE क्यों, BC, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, हम लोग साइन निकाल रहे हैं, tan की आदत है ना, इसलिए यहाँ CE लिखने जा रहा है, कोई बात नहीं, होता है, क्यों, तो therefore √3BC इक्वल टू 2 इंटू 60 डिग्री, और BC इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू √3 अपॉन 3 से कैंसिल कर लो, तो हो जाएगा BC इक्वल टू 40 √3, और इसमें वैल्यू रख दो, BC इक्वल टू 40 इंटू 1.732, और BC इक्वल टू, एक जीरो हटा दो, 1 डिजिट इधर खिसका देते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28, 1 29, 4 1 4 2 6, 69.28 मीटर। अब हम आंसर लिखेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, आपको वहां कलर नहीं चेंज करना, लेकिन थोड़ा बोल्ड लिख करना है, आप अपने मैटर को बोल्ड कर लेना है। आप दो तरीके के पेन यूज कर सकते हो, एक जनरल पेन, एक स्केच पेन, ब्लू ही रखोगे, ठीक है। तो ये चीज है, या आंसर है, वो आप थोड़ा सा बोल्ड कर दोगे, 10, इसको बोल्ड कर देना, 10 the length of strings used, 10 the length of strings used are, पहले किसको कहा, ए को कहा है ना, AC कितना है बेटा, AC कहाँ है, 100 मीटर, एंड ये कितना, 69.28 मीटर रिस्पेक्टिवली। बस, वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा लिख दिया और बहुत अच्छा कर भी दिया, ठीक है। ये 2.5 मार्क्स का होगा, तो 5 मिनट में ये चाहिए, 2.5 मार्क्स का ये होगा, सेकंड पार्ट वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये रफ कर देते हैं, क्यों, तो एक पार्ट तो आपने कर लिया, सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। क्या कहता है, द डिस्टेंस D बिटवीन दीज टू कॉइल्स। अब ये थोड़ा सा क्यों, थोड़ा सा जोरदार है क्या, ये D निकालना है, क्या बेटा, ये 50 है, ये टोटल 60 है, तो ये मान लो DE के पैरेलल AF है, तो ये भी तो बेटा इतना पार्ट 50 हो जाएगा,
ये 50 हो जाएगा और पूरा 60 था तो ये 10 हो जाएगा बी एफ। अब किसी तरीके से हम ए एफ कैलकुलेट कर पाए, क्या कैलकुलेट कर पाए ए एफ, तो बात बन जाएगी। क्यों, कैसे करें? ए एफ निकालना है बेटा, तो दो तरीके हैं, इस फिगर से डीसी निकालो, इस फिगर से सीई निकालो, दोनों को प्लस कर लो, वही हमारा ए एफ हो जाएगा। फिर पाइथागोरस निकाल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। तो क्या लिखें, ड्रा अ पैरेलल लाइन फ्रॉम ए टू डीई एस, ड्रा, सीधे सीधे लिखो, क्या लिखें, ड्रा ए एफ, क्या बेटा, ड्रा ए एफ पैरेलल टू एफ सी, ए एफ पैरेलल टू डीई। ठीक है, अब हमको डीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, एडीसी, ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल टू AD अपॉन DC, tan 30 वाली क्या होती है बेटा, 1/√3 इक्वल टू AD है हमारा 50 अपॉन DC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो DC इक्वल टू 50√3, एक तो ये आ गया, और दूसरा फिर लिखें फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, BEC, tan 60 डिग्री इक्वल टू BE अपॉन CE। tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3, क्यों, √3 इक्वल टू BE हमको दिए बने 60 अपॉन CE। तो CE इधर आएगा, √3 उधर चला जाएगा, CE इक्वल टू 60 अपॉन √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, CE इक्वल टू 60 इंटू √3 अपॉन 3, तो ये जाएगा 20√3, CE इक्वल टू 20√3। तो ये आ गया बेटा, ये कितना आया था 50√3, ये कितना आ गया बेटा 50√3, और ये आ गया 20√3। ठीक है, कितना आ गया 20√3। Therefore DE इक्वल टू DC प्लस CE इक्वल टू 50√3 प्लस 20√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70√3। Therefore since क्या लिखा बेटा, since AF इक्वल टू DE, therefore AF क्या बेटा, AF इक्वल टू 70√3। ठीक है, अब ये बेटा 70√3 आ गया, और ये 10 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। तो पाइथागोरस हम लगा लें, फ्रॉम क्या बेटा, फ्रॉम ट्रायंगल BFA, ठीक है, क्या लिखें, AB स्क्वायर इक्वल टू BF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर, AB कितना है, ABD है, और B का स्क्वायर इक्वल टू BF का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, और AF का मतलब 70√3 का होल स्क्वायर, और D स्क्वायर इक्वल टू, ये तो बेटा 100 आ जाएगा, 100 प्लस 70 इंटू 70, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ जाएगा, और D स्क्वायर इक्वल टू
कितना बेटा 100 प्लस 749 4900 इंटू 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें 100 कॉमन ले लेते हैं। डी स्क्वायर इक्वल टू, यदि आप 100 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 49 इंटू 3 और डी स्क्वायर इक्वल टू 100 और ये कितना आएगा 1 प्लस 327 के साथ यहाँ था 2 3 चौको 12 2 14 और डी स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू, ठीक है 148। ठीक है, ये हो गया बेटा। हाँ, तो क्वेश्चन रफ कर देते हैं। हाँ? ठीक है, तो ये डी स्क्वायर ये है, तो क्या हो जाएगा डी इक्वल टू अंडर रूट 100 इंटू 1, इसका तो बेटा 10 आ जाएगा। 148 का फैक्टर कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 148 2 से 14 2 चौको 8 2 3 6 2 से 14। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 37। ठीक है, आर डी इक्वल टू, इसके भी फैक्टर कर लो 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 37। ठीक है, आर डी इक्वल टू, ये 10 बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन गया, ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन गया, ये अंदर बना रहेगा। तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू 20√37। ठीक है, इसका पेयर नहीं बनना है। ठीक है, एक तो आंसर ये आ गया, आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हो 20√37, इसमें आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, और यदि आपके पास समय हो तो डिवाइड मेथड से इसको कर सकते हो बेटा। डिवाइड मेथड से आप इसको कर सकते हो। क्यों डिवाइड मेथड किया जाए क्या? क्यों? एक आंसर तो आप यहाँ छोड़ सकते हो, ईमानदारी से आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि आपके पास समय है और पॉइंट में निकालने का मन है तो इसको डिवाइड मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो √37 को। ठीक है, कैसे करेंगे? √37 फिगर की तो जरूरत है नहीं। √37 यदि आपका निकालने का मन ही है, क्यों बहुत मन हो तभी करना। ठीक है, हल्का फुल्का मन होगा तो मत करना। ठीक है, समय तो थोड़ा लगता ही बेटा। √37 है ना बेटा, हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ये होल नंबर है, इधर को एक पेयर बना दिया 7 का 3 के साथ, और इधर भी थोड़ा सा 2 पेयर उतार लेते हैं, एक पेयर उतार लो। ठीक है, अब देखो किसी चीज की टेबल पढ़ते हैं, सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 37 आवे। टेबल कैसे पढ़ते हैं? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49। ज्यादा हो जाएगा तो 6 6 जा ले जाओ, 36 आ गया। ठीक है, 7 में से 6 जाएगा 1, 3 में से 3 जाएगा 0। अब देखो जितना बार वहां गया है, इस डिजिट को यहाँ उतार लेते हैं 6, यहाँ इन दोनों को प्लस कर लिया 12 और यहाँ थोड़ा सा स्पेस बनाए रखते हैं। ठीक है, कि हमको यहाँ कुछ लिखना है, यहाँ हम 0 उतार लेंगे। अब देखो यहाँ कुछ भी लिखोगे बेटा, कुछ भी, मान लो आपने 1 लिखा तो यहाँ भी 1 लिखेंगे और इस 1 का 121 में मल्टीप्लाई करेंगे, 121 आएगा जो 100 से ज्यादा है। तो ये क्या होगा बेटा, ये 0 से 0 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम 0 बढ़ा लेते हैं, फिर एक 0 और उतार लेते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो यहां हम तो 12 से हम कंसीडर करेंगे। बाई चांस हम यहाँ 8 लिख लेते हैं, बाई चांस, ट्रायल एंड एरर मेथड है बेटा। बाई चांस 8 लिख लेते हैं तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 8 8 64 और 12 8 96 96। तो ये
जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा है। 12 में हुआ 108, यहाँ 108 हो जाएगा, ये तो 9 से ले जाएंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 8 से, तो 8 अभी 64 के 4 हाथ है 6, ठीक है, और 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 1 9। अब बेटा माइनस कर लो, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ बचा 9, ठीक है। अब फिर 8 यहाँ उतार लेते हैं, 8 8 16, 2 1, 1216 हो गया। फिर रही बात यहाँ, ये वाला 2 जीरो उतार लिया, 12 3 36, 3 बार भी नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। अब ये थर्ड डिजिट क्या बेटा 5 से कम है, 5 से कम है तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। डिवाइड मेथड ऐसे ही करते हैं बेटा, यदि कोई दिक्कत हो तो आप डिवाइड मेथड अलग से प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है। यहाँ इतना समय नहीं है कि हम लोग कर पाए। इसको जब हम 6.082 है तो इसको जब राउंड अप करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6.08 बचेगा। तो d इक्वल टू क्या हो गया 20 इंटू 6.08। अब ये 0 हटा दो, ये पॉइंट यहाँ लगा दो, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 8 16 और 2 6 12, 121.6 मीटर। वेरी गुड, ये आपका आंसर आ गया। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टू काइट्स वो कितनी आ जाएगी 121.6 मीटर। या सेंटेंस लिख लेना, क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10 डिस्टेंस between two coils equal to 121.6 मीटर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, आप लोगों ने बड़े आराम से बड़े प्यार से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, और कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए बस बेटा इतना ही। और बेटा यदि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है और आपको कुछ भी हमारे मेहनत से आपको कुछ लग रहा है कि आपको फायदा हो रहा है, हमारा जो एफर्ट है यदि आपके लिए उपयोगी हो, तो बेटा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।